सेक्शन नंबर 101 पेज 367 नोटिस ऑफ मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। जो टॉपिक हम देख रहे थे जनरल मीटिंग, उसी से कनेक्टेड है। अब बेसिक बातें हम कर चुके थे कि हर जनरल मीटिंग का आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, तो उसकी डिटेल समझाई हुई है। मेन वर्ड्स बोल्ड किए हुए हैं, सेंटेंस आप अपने आप फॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ टाइम लिमिट्स देखनी है। पहले तो मैंने आपको बोला था कि जो नोटिस है वो आपको कितने दिन पहले भेजना पड़ेगा। 21 क्लियर डेज की बात हुई थी। क्लियर डेज का मतलब जिस दिन मीटिंग है और जिस दिन नोटिस मिला उसके बीच में 21 डेज अलग से होने चाहिए। मैंने आपको बोला था कि इसमें अगर आप बाई पोस्ट भेज रहे हो ना, तो 2 दिन का मार्जिन और रखना पड़ता है। टोटल 24 डेज होने चाहिए। तो 2 दिन ट्रांजिट के, 1 दिन रिसीव होने के, फिर 21 डेज क्लियर एंड देन मीटिंग। तो टोटल 24 डेज का पूरा टाइम स्लॉट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो फिर वो 2 डेज वाला पॉइंट नहीं रहेगा, उसकी जरूरत नहीं। सेक्शन 8 कंपनी में प्रिविलेज दिया, 21 के बदले 14 डेज का क्लियर नोटिस दे दोगे तो भी चलेगा। मीनिंग अगेन बोला है क्लियर डेज का। नेक्स्ट, वेर अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज सेंट बाय पोस्ट, ये वो पॉइंट आ गया जो 2 डेज या 48 आवर्स मैंने आपको बोला। तो सब कंडीशंस कवर हो गई। ईच ऑफ द 21 डेज मस्ट बी फुल और कंप्लीट डेज, अगेन रिपीट पॉइंट। In case a valid special notice under the Act has been received from members, the company shall give notice of resolution to all its members at least 7 days before the meeting, exclusive of the day of dispatch of the notice and day of meeting. अब ये जो पॉइंट है पीछे एक सेक्शन 115 जो अपन ने अभी डिस्कस नहीं किया, उससे रिलेटेड पॉइंट है। वो सेक्शन पे जब अभी करवाऊंगा आपको तो कवर हो जाएगा। तो अभी ये 7 डेज वाला पॉइंट आप पेंडिंग छोड़ दोगे तो चलेगा, उस सेक्शन से लिंक्ड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। देखो एक इलस्ट्रेशन दे रखा है। जो डेट का कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा था ना, वो यहाँ पे है। और इसमें शायद एक दिन की मिस्टेक भी है। इलस्ट्रेशन में एक बार वेरीफाई कर लूंगा। आपने डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम क्या लिखी है? 24 अगस्त लिखी हुई है। हाँ, तो वो उसमें एक दिन का एरर है। मैं एक बार वेरीफाई करके आपको करेक्ट करा दूंगा। तो आज मत सॉल्व करना, तो फिर कंफ्यूजन होगा। शॉर्टर नोटिस की बात कर लेते हैं। शॉर्टर नोटिस में ऐसा है कि अगर 21 डेज बचे नहीं है फॉर एनी रीजन, अब पॉसिबल नहीं है 21 क्लियर डेज तक वेट करना। ऐसा भी हो सकता है कि वो ड्यू डेट चली जाएगी एजीएम करने की, फिर टाइम एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो हम मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर शॉर्टर नोटिस में मीटिंग बुला ले तो क्या आप सब लोग अग्री करते हो? ये रीजन है। अब इसके लिए क्या करना होगा, मेंबर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम शॉर्टर नोटिस में मीटिंग करना चाहते हैं, आप सब लोग अलाउ कर दो। सब लोग मतलब ऑलमोस्ट 100%, 95% बोला है कि अप्रूवल आना चाहिए। 95% ऑफ द मेंबर्स अगर हाँ बोल देंगे तो शॉर्टर नोटिस में मीटिंग हो सकती है। अब ये हाँ बोल देंगे मतलब फिर कैसे उनसे पूछे? वही ईमेल वाला ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप लिंक भेज दो, वोट मंगवा लो। मेंबर्स ने हाँ बोल दिया तो शॉर्टर नोटिस पे काम हो सकता है। तो इट इज ओके। मतलब मैनेजमेंट अगर ऐसा बोल भी रहा है, शेयर होल्डर्स को क्या ही प्रॉब्लम होगा? अगर 21 डेज के बदले 15 डेज या 10 डेज बोल भी दिया और वो पहुंच सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, तो इट इज ओके। इतना बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। ये बेसिक बात हो रही है। A general meeting may be called after giving shorter notice than the specified in this subsection if consent in writing or by electronic mode is accorded thereto. In the case of an AGM by not less than 95% of members, and in the case of any other general meeting by members of the company holding, if the company has a share capital, majority in number of the members entitled to vote and who represent not less than 95% of such part of the paid up capital. बात सेम ही है। और having, if the company has no share capital, 95% of the voting power. तो in short percentage वही रहने वाला है। शेयर होल्डिंग हो या गारंटी कंपनी हो, वोटिंग पावर हो, एनीथिंग इज ओके। ठीक है। उसके बाद वेयर एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली ऑन सम रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशंस टू बी मूव्ड एट अ मीटिंग एंड नॉट ऑन अदर्स, those members shall be taken into account for the purpose of this subsection in respect of the former resolution or resolutions and not in respect of the later. मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे ये जो ऐसे मेंबर्स हैं जिनको हर एक डिसीजन पे वोट करने का पावर नहीं होता, उनको भी यहाँ पे कंसिडर करना है। एटलीस्ट ये वाला जो अभी डिसीजन लेना है ना, 95% वाला जो वोटिंग है उनमें उनका वोट भी काउंट करना है। फिर भले जब उनको मीटिंग में बुलाओ, उस मीटिंग में जो वोटिंग होने वाली है उसमें उनको वोट करने का राइट नहीं है, वो अलग बात है। इसको मिक्सअप नहीं करना। एक चीज होती है कि मीटिंग में जो रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया है उस पर वोटिंग करने का राइट उनके पास है या नहीं है, वो डिफरेंट मैटर है। और यहाँ पे जब ये 95% ऑफ द मेंबर्स का वोट मांग रहे हैं, उसमें तो सबको इंक्लूड करना है, उनको भी इंक्लूड करना है। जिनके पास वोट करने के पावर्स रिस्ट्रिक्टेड है या लिमिटेड है, उनको भी यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा फॉर दिस पर्पस ओनली, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट 101 के बारे में और क्या बोला, कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। ये तो वही मीटिंग के बारे में डेट और वो सब बताएंगे, एजेंडा बताएंगे, बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होंगे वो बताएंगे। नीचे 102 में भी बोला है कि एजेंडा आपको क्लियर करना चाहिए, ये इम्प्लाइड है। अ स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द जनरल मीटिंग शुड बी गिवन इन द नोटिस। इन केस द मीटिंग इज टू ट्रांजैक्ट अ स्पेशल बिजनेस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी अटैच्ड। वो बात हम पहले से करते आ रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, तो अब सेक्शन के साथ यहाँ पे बात हो रही है। 105 एक सेक्शन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें प्रॉक्सी क्लॉज की बात हो रही है। ये एक प्रैक्टिकली एक इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल पॉइंट कुछ नहीं, एकदम बेसिक बात है। लेकिन प्रॉक्सी क्लॉज होता क्या है पहले वो समझ लो, और यहाँ कंप्लायंस क्या है। प्रॉक्सी वर्ड पे पहले हम बात कर भी चुके हैं कि अगर मीटिंग अटेंड करने आप नहीं जा सकते हो तो आप आपके बिहाफ पे किसी को भेज सकते हो एज अ प्रॉक्सी, चलेगा। वो अगर आउटसाइडर है, कंपनी का मेंबर नहीं है, तो भी इट इज ओके, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं आता। प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा कंपनी के मैनेजमेंट को कि भाई हम खुद नहीं आने वाले और हमारे बदले ये पर्सन आने वाला है, और उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी।
अब प्रॉक्सी क्लॉज क्या है? प्रॉक्सी क्लॉज का मतलब ये कि जब जनरल मीटिंग का नोटिस मेंबर्स को दिया जाएगा तो मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि उस नोटिस में ये बात मेंशन करे कि प्रॉक्सी क्लॉज जैसा कुछ अवेलेबल होता है। हर इन्वेस्टर ने कंपनी लॉ पढ़ा होगा ये तो जरूरी है नहीं, उसको प्रॉक्सी क्लॉज के बारे में पता होगा ये तो नेसेसरी नहीं है। तो क्यों ना एक बार उसको इंटीमेशन दे दे, उसको इन्फॉर्म कर दे। तो वो इन्फॉर्मेशन देने की बात जो हो रही है वही सेक्शन में 105 में बोली है। क्लियर है? तो प्रॉक्सी क्लॉज मेंशन करना नेसेसरी है, ये आपको ध्यान रखना है, नोटिस में ये होना चाहिए। आगे देख लो, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के बारे में बात हो रही है। अब इसमें अंदर सारे पॉइंट्स रिपीट किए, आप इसके साथ साथ सेल्फ रीडिंग वाला पॉइंट ध्यान रख लेना, ये खुद ही पढ़ना है, अंदर कोई भी नया पॉइंट नहीं। 101 सबसेक्शन 3, पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस, किसको नोटिस मिलना चाहिए इसकी लिस्ट है, देख लेते हैं कौन कौन से लोग यहाँ पे। कंपनी के सारे मेंबर्स तो कवर होंगे। कोई मेंबर की अगर डेथ हो गई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका असाइनी या इंसॉल्वेंट मेंबर का असाइनी, इनको भी नोटिस मिलना चाहिए, वो उनका राइट है। कंपनी के ऑडिटर्स को मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है, तो उनको भी नोटिस रिसीव होना चाहिए। कंपनी के सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ये क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी of a public company may prescribe by its articles person to whom the notice should be given. प्राइवेट कंपनी नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, मतलब प्योर प्राइवेट कंपनी, क्योंकि हमने देखा है पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडरी प्राइवेट है तो उसको हम डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी मानते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो उस पॉइंट के रेफरेंस में बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इट डज नॉट ऑलवेज follow that all the members of a company are entitled to receive notice of the meetings of company. The articles frequently provide that preference shareholders shall not be entitled to receive notice of and vote at general meeting except in certain circumstances. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, जहाँ पे उनके पास वोटिंग पावर्स सिर्फ तभी होते हैं जब मैटर उनसे रिलेटेड या एसोसिएटेड हो। जो मैटर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लेना देना है नहीं, उन पे उनको वोट करने का राइट नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, इक्विटी वालों को हर एक मैटर पे वोट करने का राइट होता है। एक्सेप्शन इज डीवीआर शेयर्स। इक्विटी में डीवीआर है तो वोटिंग राइट्स आपके पास कम होंगे या नहीं होंगे, तो वो अलग बात है। तो ये सब क्लैरिफाई किया। देयर इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू सेंड नोटिस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वेयर देयर डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर मोर देन अ सर्टेन पीरियड। ये सर्टेन पीरियड है 2 ईयर्स का। 2 साल तक अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड नहीं दिया और वो क्यूमुलेटिव वाली कैटेगरी में है, तो फिर वो आपसे डिविडेंड मांग रहे हैं, या तो डिविडेंड दो या 2 साल के बाद उनको वोटिंग राइट दे दो, ताकि वो डिसीजंस को चैलेंज कर सके और अपना राइट एक्सरसाइज कर सके। वही बोला नेक्स्ट पॉइंट में भी, नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस और एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स। ये कल भी बात हो रही थी, भाई गलती से अगर नोटिस नहीं मिला, ऐसा कुछ है, भेजा था पहुंचा नहीं, या कुछ एरर हो गया, गलती हो गई, इतना बड़ा इशू नहीं। बोर्ड मीटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हर एक बोर्ड मेंबर को नोटिस मिलना जरूरी है, वहाँ रिजोल्यूशन वैलिड नहीं है, बट अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं। Omission to serve notice of meeting on member on mistaken ground that he is not a shareholder cannot be said to be an accidental omission. अब ये केस लॉ का डिसीजन है, एक्चुअली ये दोनों साइड जाएगा। ऊपर सेक्शन में बोल दिया कि चलो इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन अब हर केस में डिपेंड करता है कि सब्जेक्टिविटी रहेगी कि एग्जैक्टली क्या सर्कमस्टांसिस थे कि मेंबर को नोटिस नहीं मिला। वो सर्कमस्टांसिस को एक्सीडेंटल ओमिशन देखना है या एक सीवियर मिस्टेक की तरह देखना है, ये एनसीएलटी या कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है। तो इसलिए डिसीजन अदरवाइज गया है तो इट इज ओके, और सिचुएशन डिफरेंट। Accidental omission means that omission it must not only be designed but also not deliberate. बस यही आइडिया है। Accidental omission मतलब जो हुआ अननोइंगली, गलती से हुआ। Deliberate है मतलब जानबूझ के किया, तो फिर वो accidental omission नहीं है। सिंपल क्राइटेरिया वही है और उसी के बेस पे कोर्ट डिसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट रिपीट हो रहा है, नोटिस टू डायरेक्टर ऑडिटर पढ़ लिया हमने, वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में रिपीटेशन ही आ रहा है। उसके बाद वाले टॉपिक में भी ऐसे ही है, एंटाइटलमेंट टू रिसीव नोटिस, सेम क्राइटेरिया। उसमें वो जॉइंट होल्डर वाली बात भी की है। जॉइंट होल्डिंग में होगा तो जो मेन पर्सन है जो सारे नोटिस रिसीव करता है उसको इन्फॉर्म कर दिया तो भी ठीक। 102 आगे, स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड, ये आ गया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाला पॉइंट जो हम स्टार्टिंग से एक्ट के डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन डिस्कस होने वाला है मीटिंग में, उसकी टेक्निकलिटीज सबको नहीं बताऊंगी, तो फिर वो डिटेल्स जो है आपको मेंशन करना जरूरी है थ्रू अ स्टेटमेंट, ताकि वो पहले से उस चीज़ को पढ़ के सोच समझ के आए और वोट करे। वहाँ टाइम वेस्ट ना हो, इमीडिएटली इतना सारा पढ़ के एनालिसिस करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप ये डिटेल्स अटैच कर सकते हो। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड उसी बात पे आ गया, रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज कोरम। बोर्ड मीटिंग की कोरम में देखा ना 2 और 1/3 विचएवर इज हायर, ये बात हो रही थी। तो उसमें देखा था 2/3 से ज़्यादा अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं तो 1/3 वाली कंडीशन को हम स्किप कर देंगे। फिर ये भी देखा किसी कंपनी को अगर हायर कोरम रखना हो अपने खुद के लिए तो एंट्रेंसमेंट प्रोविजन का पावर उनके पास है, ये भी हमने देखा। अब यहाँ जो कोरम है दिस इज फॉर जनरल मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग। इसमें क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी में टोटल कितने शेयर होल्डर्स हैं। बोला अगर 1000 से ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 1000, तो फिर इस सिचुएशन में 5 मेंबर्स भी अगर आ जाते हैं मीटिंग अटेंड करने, वो कोरम बन जाएगी। 1000 में से 5, इतना लो रेशियो रखा है क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत कम लोग मीटिंग अटेंड करने जाते हैं। उसका एक कॉमन सेंस वाला रीजन है, एक तो टाइम खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, और उतना शेयर अगर आपका है ही नहीं
तो फिर आप पैसा खर्च करके क्यों एक कंपनी की मीटिंग अटेंड करने दूसरे सिटी में स्पेशली जाओगे अगर आप उस सिटी में नहीं रहते हो तो ये सब चीज़ें इतनी इनकन्वीनियंट हो जाती है कि मेजोरिटी मेंबर्स ना वोट देते हैं ना मीटिंग अटेंड करने जाते हैं। उनको शेयर के भाव से मतलब होता है कि बढ़ेगा तो बेच के प्रॉफिट बुक कर लेंगे या डिविडेंड कमाते रहेंगे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बिकॉज ये रियलिटी है, उन्होंने रेशियो 1000 पे सिर्फ 5 रखा, 5 लोग भी मीटिंग अटेंड करने आ गए, वैलिड हो जाएगी। बाकी अगर काउंट बढ़ता है 1000 से लेकर 5000 5000 तक अगर मेंबर्स हैं तो फिर कोरम का नंबर भी बढ़ जाएगा। स्टिल इट इज ओनली 15 पीपल आउट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 5000, और 5000 से ऊपर जा रहा है तो 30, इतने लोग होंगे तो कोरम बन जाएगा। तो दैट इज द क्राइटेरिया फॉर कोरम। प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम 2 लोग वही तो होते हैं, जो मिनिमम 2 मेंबर्स, उतने भी आ जाए तो कोरम हो गए, ये इम्प्लाइड है। नेक्स्ट देखते हैं, एडजर्न मीटिंग की बात हो रही है, ये नया कंसेप्ट, इस पर बात तो पहले की है हमने बट टेक्निकली डिस्कस नहीं किया। मीटिंग का एडजर्न होना मतलब आज जो मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई वो कंटिन्यू करेंगे किसी नेक्स्ट दिन पे, यूजुअली नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस वो रहता है। देखिए नोटिस के बारे में क्या बोल रहे हैं, where the meeting stands adjourned to the same day in the next week at the same time and place, or to such other day, not being a national holiday, or at such other time and place as the board may determine. There, the company shall give at least 3 days notice to the members, either individually or by advertisement in newspaper. आपको इन्फॉर्म तो करना ही है, 3 दिन का एडवांस नोटिस दे दो, क्योंकि अगले हफ्ते है तो 7 दिन है ना, तो 7 दिन में 3 दिन का एडवांस नोटिस देना पॉसिबल है, कोई डिफिकल्टी नहीं, ये अलाउ किया। या न्यूज़पेपर में प्रिंट करा दो, इंडिविजुअल नोटिस नहीं देना वो भी चलेगा। नो कोरम इन एन एडजर्न मीटिंग, अब एडजर्न मीटिंग हो गई, जो एडजर्न मीटिंग बुलाई उसमें भी ना कोरम नहीं हुआ और आधे घंटे तक वेट किया लेकिन मेंबर्स नहीं आए, कोरम नहीं बना, तो उसके बाद वेट करने की जरूरत नहीं है। उसमें फिर क्या बोला था, मेंबर्स प्रेजेंट बीइंग नॉट लेस देन 2 इन नंबर विल कंस्टिट्यूट द कोरम। और वो जो 5 का क्राइटेरिया था, 15 का क्राइटेरिया था, 30 का क्राइटेरिया था, वो 2 पे आ गया क्योंकि लोग आए नहीं है ना, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तो मीटिंग कैंसिल नहीं की, 2 पीपल को भी कोरम में काउंट कर लिया, वैसे करके सॉल्यूशन निकाल दिया उसका। इफ अ मीटिंग इज एडजर्न साइन डाई, साइन डाई का मतलब विदाउट डेट, एडजर्न कर दी, आगे नेक्स्ट मीटिंग कब होगी वो बताएंगे, अभी से फिक्स नहीं है, ठीक है, तो साइन डाई बोलते हैं उसको, या विदाउट डेट, और फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days और मोर, तो 30 दिन या उसके बाद ही मीटिंग होगी। अ नोटिस ऑफ द एडजर्न मीटिंग शैल बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंट हियर इन अबव रिलेटिंग टू नोटिस, ठीक है, फ्रेश नोटिस ही देना पड़ेगा और क्या, 3 दिन का ही बोला, नेक्स्ट पॉइंट में बोल दिया। इफ अ मीटिंग इज एडजर्न फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 30 days, अच्छा लेस देन 30 days वाले के लिए वो 3 दिन का नोटिस, और अगर 30 days से मोर है तो जैसे फ्रेश नोटिस देते हैं ना एक रेगुलर मीटिंग के लिए, वैसे ही आपको फिर नोटिस देना पड़ेगा, पूरा बेसिक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो पीछे अपन पढ़ते हुए आए और 21 क्लियर डेज और वो सब, फिर वो मेहनत शुरू हो जाएगी, तो वो पॉइंट आ गया। और लेस देन 30 days है तो अपना 3 दिन का एडवांस नोटिस वाला पॉइंट रेलेवेंट रहेगा, उसके अंदर डिटेल्स मेंशन कर दो, वो तो सेम पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट, इफ अ मीटिंग अदर देन द रिक्विजिशन मीटिंग स्टैंड्स एडजर्न फॉर वांट ऑफ कोरम, द एडजर्न मीटिंग शैल बी हेल्ड ऑन द सेम डे, वो सेम पॉइंट रिपीट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते बाय डिफॉल्ट वो मीटिंग जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। उसमें जो नीचे केस दे रखा है ना, द वर्ड्स पर्सनली प्रेजेंट, वो अच्छा पॉइंट है, देख लेते हैं वो, समझ लो। इसमें बोला द वर्ड्स पर्सनली प्रेजेंट एक्सक्लूड प्रॉक्सी, पर्सनली प्रेजेंट वर्ड कहाँ लिखा है पता है, ऊपर 103 में जो कोरम पढ़ा आपने वहां लिखा था 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, वो पर्सनली वर्ड को यहाँ लिंक कर रहे हैं। तो बोला द वर्ड्स पर्सनली प्रेजेंट एक्सक्लूड प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को इंक्लूड नहीं करते। However, the representative of a body corporate appointed under section 113 or representative of the president or governor is a member personally present for the purpose of quorum. जैसे अपन सब कंपनी मेंबर है, आपके बदले अगर कोई आपका प्रॉक्सी आ रहा है तो फिर वो कोरम में नहीं काउंट होगा, मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट भी कर सकता है, कोरम के लिए फिर और लोग चाहिए, उसको मिला के और बाकी के लोग चाहिए, वो कोरम में काउंट नहीं होगा। लेकिन इसके एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस में एक तो ये बोला कि अपनी कंपनी में इन्वेस्टर्स में एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सन कभी खुद मीटिंग अटेंड करने आ सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो उसके बिहाफ पे उस कंपनी का कोई डायरेक्टर प्रमोटर इन्वेस्टर ही तो आएगा, वहां पे तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ही आने वाला है, दैट इज डिफाइंड। उसको अपन प्रॉक्सी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पर्सन पर्सनली प्रेजेंट। उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो मीटिंग अटेंड करने आता है वो प्रॉक्सी थोड़ी ना है, वो तो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि आर्टिफिशियल एंटिटी खुद कैसे मीटिंग अटेंड करने आ सकती है, तो वहां तो कोई चॉइस ही नहीं है, किसी को भेजना ही पड़ेगा, वो कोरम में काउंट होगा। लेकिन आप और मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, हम अगर किसी को एज अ प्रॉक्सी भेजते हैं तो वो ये 5, 15 और 30 वाली जो क्वांटिटी है उसमें उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी कोरम बननी चाहिए, भले वो मीटिंग अटेंड करे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्लियर, ये समझ आए। दूसरा पॉइंट क्या बोला, प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए टर्म यूज होता है सोल कॉर्पोरेशन, एक इंडिविजुअल पर्सन जिसको एक कॉर्पोरेट की तरह ट्रीट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो अगर प्रेसिडेंट ने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर वो खुद नहीं जा पाते, उनके बदले कोई जाता है, वो प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा, उसको कोरम में इंक्लूड करें, भले वो एक्चुअली में प्रॉक्सी है। स्पेसिफिक प्रिविलेज ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ अ स्पेसिफाइड स्टेट। क्लियर, ये केस अच्छा है, ध्यान रखने वाली चीज है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक सिचुएशन केस वाली, ऐसे केसेस बनाते हैं ना एक एक पॉइंट ढूंढ के।
बोला 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज जो एक ही कंपनी में इन्वेस्टर है, मतलब अपनी कंपनी में 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और दोनों में कोई कॉमन डायरेक्टर होगा, दोनों कंपनी ने उसी डायरेक्टर को नॉमिनेट किया कि भाई तू हमारे बिहाफ पे जाके मीटिंग अटेंड कर ले, रिजोल्यूशन पास कर दिया, कोइंसिडेंस हो सकता है। अब ये बंदा जो मीटिंग अटेंड करने आया है ये कितनी कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कंपनीज को, तो दोनों की अटेंडेंस लगा सकता है, किसी एक की अटेंडेंस लगाएगा, दोनों की लगा सकता है, समझ आया। तो एक ही बंदा आया मीटिंग अटेंड करने, लेकिन वो 2 कॉर्पोरेट कंपनीज के बिहाफ पे आया है, तो दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, दोनों की अटेंडेंस लगा सकता है। अच्छा, वो खुद भी शेयर होल्डर है कंपनी में, ऐसा भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल पर्सन तो खुद की कैपेसिटी में भी तो आया होगा, तो 3 की अटेंडेंस लगाएगा, फिर खुद की भी और 2 कंपनीज की भी, ठीक है। ये आपके कॉलेज में अलाउड होता कितना अच्छा होता है, कभी लगाई अटेंडेंस किसी की? होता है ना सर, हम तो स्कूल में करते थे, 11th-12th में हम लोग स्कूल में ऐसा होता था, अटेंडेंस लगवा रहे, क्लास में 25 लोग हैं, 35 की प्रेजेंट लग चुकी है, तो एक ही बंदा ना वो मुंह छुपा के इधर उधर देख के प्रेजेंट प्रेजेंट बोल रहा है, सर टिक किए जा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है कितनी बार, तो अटेंडेंस में भी ऐसा। फिर एक दो बार उनको लगा कि अटेंडेंस बहुत ज्यादा होगी, बच्चे इतने दिख नहीं रहे, तो काउंट किया तो मालूम पड़ा बोले 25 बैठे हैं, प्रेजेंट में 35 हो गए, तो बार बार कौन प्रेजेंट बोले जा रहा था, तो कितनी बार ध्यान नहीं होता, तो ऐसे ओवर अटेंडेंस हो जाती थी, बट ट्रेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो बच गए। फिर हमने क्या काउंट कम कर दिया, बोले स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा कम करो, 25 के सामने 35 नहीं चलेगा, 25 के सामने 27, 28, 30 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि वे पकड़े जाते हैं, उसको दिख जाता है कितने प्रेजेंट और कितने दिख रहे हैं, तो वैसे करके वेरिएशन कर देते थे, लेकिन चल जाता था। अब यहाँ पे कंपनी में तो आपको लीगली अलाउ कर दिया, इससे अच्छा क्या हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस तो एग्जाम्पल है उसका, बॉक्स में जो केस है वो देख लो। इट हैज बीन हेल्ड इन द गिवन केस दैट वन इंडिविजुअल मे काउंट एज मोर देन वन मेंबर इफ ही अटेंड्स द मीटिंग इन मोर देन वन कैपेसिटी। वो मैंने आपको भी एग्जांपल दे दिया, एक से ज्यादा कैपेसिटीज में अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो आपको मोर देन वन मेंबर काउंट कर सकते हैं, इट इज ओके, और कोरम में भी ये चीज वैलिड होगी। लास्ट पॉइंट में इम्प्लाइड है, कोरम की बात हो रही है, तो सिर्फ मीटिंग शुरू होते टाइम नहीं, लेकिन ट्रांजैक्शन जब हो रहे हैं तभी भी कोरम का मेंटेन होना जरूरी, वो बात हमने बोर्ड मीटिंग में भी की थी। क्लियर। इसके बाद जो इलस्ट्रेशन दे रखा है वो आपको खुद से ट्राई करना है, उसमें मेरी कोई नीड नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल है। उसके बाद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड वाला पॉइंट भी रिपीट है, रिपीट वाले पॉइंट्स बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देख लो सेक्शन नंबर 104, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। देखें इसका क्या प्रोसेस है, छोटा सा पॉइंट है। अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन ऑन शो ऑफ हैंड्स। ये अंडरलाइन कर लेना, चेयरमैन को मीटिंग में ही इलेक्ट करेंगे, जो भी मेंबर्स आए उन्हीं में से, और शो ऑफ हैंड्स के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा। इफ अ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन सिलेक्ट हुए, शो ऑफ हैंड्स है, फिर मेंबर ने डिमांड किया, बोले नहीं बाई पोल करो, वो सीक्रेट वोटिंग कराओ, ये शो ऑफ हैंड्स में तो इन्फ्लुएंस होते हैं, इट शैल बी टेकन फोर्थविथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द चेयरमैन इलेक्टेड ऑन शो ऑफ हैंड्स shall continue to be the chairman of the meeting until some other person is elected as the chairman as a result of poll and such other person shall be the chairman for the rest of the meeting। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। वे पहले जब मीटिंग में सब मेंबर्स आए तो शो ऑफ हैंड से सपोज मुझे सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे सिलेक्ट करने पे कुछ मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन किया कि बोले नहीं शो ऑफ हैंड से हमें नहीं लगना फेयर सिलेक्शन हुआ है, बाई पोल करेंगे, तो ठीक है वैसे कर लेते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब बाई पोल जो वोटिंग करवाई उसमें कोई और चेयरपर्सन इलेक्ट हो गया, मेरे बदले आप इलेक्ट हो गए, तो तब तक के लिए, उतने ड्यूरेशन के लिए तो मैं ही चेयरमैन रहूंगा ना, जब तक कोई और नया सिलेक्ट नहीं हो जाता तब तक के लिए तो मैं ही चेयरमैन हूँ। इतनी बात यहाँ पे बोली, ये कॉमन सेंस वाली चीज थी। ये तो उतने ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग के लिए कोई चेयरमैन ही नहीं होता, ऐसी मीटिंग को अपने कंडक्ट करे वो ठीक नहीं, तो किसी ना किसी को तो पोस्ट होल्ड करनी है। अच्छा, जैसे आप इलेक्ट हो गए पोल वाले में, तो अब इस मोमेंट से आप चेयरपर्सन डिक्लेयर हो गए और रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग आप चेयर करोगे। अब मैं चेयरपर्सन नहीं, मैं एज अ मेंबर उसको अटेंड कर रहा हूँ, ये क्लैरिफाई कर दी। अब यही बात नीचे उन्होंने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में भी समझाने की कोशिश की, और इसमें थोड़ा वो टाइम लिमिट वाला पॉइंट भी लेके आ गए। अपने बोर्ड मीटिंग में भी देख रहे थे, 5 मिनट में नहीं आए तो फिर किसी और को इलेक्ट कर लेंगे, यहाँ 15 मिनट बोला, तो यहाँ उतना टाइम दिया है कि अपने ट्राई करें तो पहुंच जाएंगे, 5 मिनट में तो फिर जाने दो, नहीं पॉसिबल, इतना तो लेट हो ही सकता है। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स जो इसमें देख रहे हैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में वो रिपीट है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ 15 मिनट्स वाला आप ध्यान रखें। ऑडिटर वाला पॉइंट आ गया, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 8 जो पढ़ाऊंगा उसमें भी ऑडिटर की बात होगी, वहां पे भी ये सेक्शन रिपीट होने वाला है, सेम बात यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये कंपनी के ऑडिटर का पूरा राइट होता है कि वो एजीएम अटेंड करे, एजीएम का नोटिस रिसीव करे। अच्छा, एजीएम में अगर उसको कुछ प्रेजेंटेशन देना हो, कुछ बोलना हो, तो बोलने का भी उसको राइट होता है, क्योंकि यही तो वो पॉइंट है जिसके लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया था। कंपनी के मालिक कंपनी खुद नहीं चला रहे, ऑडिटर के भरोसे अकाउंट्स का चेकिंग करवा रहे हैं। अब जब ऑडिटर है, मैनेजमेंट है और ओनर्स है, तो ऑडिटर को मैनेजमेंट के बारे में जो भी क्लैरिफिकेशन ओनर्स को देना है वो दे सकता है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैंने आपकी कंपनी के मैनेजमेंट के अकाउंट्स चेक किए, मुझे ये चीज़ ठीक लगी, ये नहीं लगी, ये मेरी रिपोर्ट है, और ये सब चीज़ें मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, आप सुन लो। तो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन देना हो तो दिस इज द पॉइंट या दिस इज द फोरम जहाँ पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वही बात हो रही, तो बेसिक बात यहाँ ऑडिटर वाली जो है वो इतनी वो कर ले। बोलो, पता चला यहाँ तक, प्रोसीजर क्लियर हुआ।
नेक्स्ट जो आंसर है 105, वो अपना प्रॉक्सी वाला टॉपिक, जो भी प्रॉक्सी क्लॉज की अपने बात कर रहे थे ना, वो बोला हुआ है, एकदम सिंपल आंसर है। प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है? तो कोई भी मेंबर जो कंपनी में एलिजिबल है या एज अ मेंबर अपॉइंटेड है, उसके पास प्रॉक्सी अपॉइंट करने का पूरा पावर है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। वोट भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रॉक्सी को वोट करना अलाउड नहीं है। प्रॉब्लम भी क्या है, वोट ही तो देना है। भाई मैं मेंबर हूँ, मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा, नोटिस आया है, जो भी साथ में एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, एजेंडा है, मुझे सब पता है, मैंने सब स्टडी कर लिया, मैंने आपको भेज दिया एज अ प्रॉक्सी, और मैंने बोल के भेजा था कि ये रिजोल्यूशन में येस वोट करना, इसमें नो वोट कर देना, ये मेरा वोट है, तो मैंने बता दिया ना, आप वोट कर देना मेरे बिहाफ पे, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसलिए बोला कि प्रॉक्सी को वोट करने से रोकना इज नॉट रिक्वायर्ड, उसकी कोई सेंस नहीं, ठीक है, तो इसलिए अलाउ कर दिया। नेक्स्ट, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ने क्या बोला अलग से, वन और मोर प्रॉक्सीज टू अटेंड एंड वोट इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ एंड अ प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर। आप एज अ प्रॉक्सी जा रहे हो तो आप उस कंपनी के मेंबर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी आउटसाइडर को भेज सकते हैं। प्रॉक्सी फॉर्म पहले से भरना पड़ता है। अच्छा, आप बोलो सर कोई कॉम्पिटिटर कंपनी का मेंबर आ गया तो वो तो हमारी मीटिंग अटेंड करके प्रॉक्सी के बहाने आ जाएगा और सब बातें सुन के चला जाएगा। तो कंपनी प्रॉक्सी फॉर्म इसलिए भरवाती है क्योंकि वो बैकग्राउंड चेक कर सकती है कि कौन आ रहा है प्रॉक्सी में। अगर कंपनी को उससे कोई पर्सनल ऑब्जेक्शन है तो उनके पास राइट है कि उस पर्सन को डिसअलाउ करे, तो ये भी ऑप्शन रहते हैं। Proxy shall be a member in case of the company with charitable objectives and not for profit registered under the specified provisions of the act। सेक्शन 8 कंपनी की बात होगी, वहां पे प्रॉक्सी वही बनेगा जो कंपनी का मेंबर होगा। अच्छा, एक प्रॉक्सी मल्टीपल लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? ये भी अलाउ किया। कितना? मैक्सिमम 50। 50 लोगों की अटेंडेंस ये अकेला लगवा सकता है। सोचो, पूरी क्लास के बदले, है ना, स्कूल कॉलेज में ऐसा होना चाहिए, बोले आज हर रोज एक एक ही आएगा, आज ये जाएगा, सबकी अटेंडेंस लगवा के आएगा, तो 2 महीने तो शांति से निकल जाएंगे, अपना नंबर भी 50 दिन के बाद ही आएगा। वैसे मैं तो नहीं बोला है तो भी यही रूल है ना, मैं तो अटेंडेंस लेता ही नहीं, ठीक है, आना है आओ, नहीं तो कोई बात नहीं, और क्या। चल, तो यहाँ पे ऐसा टेंशन नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी का हो गया, 50 मेंबर्स की बात होगी कि मल्टीपल लोगों की प्रॉक्सी आप लगा सकते हो। अच्छा, इसमें वो एग्रीगेट भी है ना, पेड अप कैपिटल वाला, वो पॉइंट भी देख लेना। 50 लोग, लेकिन एग्रीगेट मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकते हैं? 10% शेयर कैपिटल। उससे ज्यादा कैपिटल होल्ड करने वाले मेंबर्स को क्यूमुलेटिवली एक अकेला इंसान रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब ये दोनों कंडीशन देखनी है। अगर 10% से ज्यादा होल्डिंग हो गया तो 50 मेंबर्स तक अपने नहीं जा पाएंगे, 50 मेंबर्स, बट सब्जेक्ट टू दिस 10% लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट, हावेवर वाला पॉइंट देखना, ये अच्छा पॉइंट है अगेन केस के लिए। पीछे जो पॉइंट बोला था 50 मेंबर्स वाला, वहां पे मैंने आपको बताया कि 50 से ज्यादा अप टू 50 मेंबर्स का एक प्रॉक्सी हो सकता है, बट उन 50 मेंबर्स का टोटल शेयर होल्डिंग कंपनी में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर, सपोज मैं हूँ, और मेरे पास अकेले के पास कंपनी के 15% शेयर है, और मुझे प्रॉक्सी को भेजना है मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो भेज सकता हूँ या नहीं? अगर मैं आपको प्रॉक्सी बना के भेज दूं तो आप बोलोगे सर हम तो एक ही मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो एक मेंबर के पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो पीछे वाला पॉइंट तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। प्रोविजो में इसको एक्सेप्शन में डाल दिया कि जब एक अकेले मेंबर को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अकेले के पास ही 10% से ज्यादा होल्डिंग है, तो पीछे वाली कंडीशन तो फॉलो हो ही नहीं पाएगी। और अगर फॉलो करनी है तो इसका मतलब ये कि ऐसे शेयर होल्डर को प्रॉक्सी का आपने राइट ही नहीं दिया, तो वो मेंबर के राइट के अगेंस्ट हो गया, तो एक्सेप्शन में अलाउ कर दिया कि चलेगा। इस सिचुएशन में मैं अगर आपको प्रॉक्सी बना के भेजता हूँ और मेरे पास 10% से ज्यादा होल्डिंग है तो इट इज ओके, क्योंकि मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ। हाँ, हम 2 होते, 3 होते, 5 होते और उसका क्यूमुलेटिव होल्डिंग 10% से ज्यादा होता, तो फिर आप अकेले हम सबको एज अ प्रॉक्सी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फिर हम सबको अलग अलग प्रॉक्सी भेजना पड़ता ताकि क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की। नेक्स्ट पॉइंट में, इफ अ प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड फॉर मोर देन 50 मेंबर्स ही शैल चूज एनी 50 मेंबर्स। अब बहुत डिमांड है आपकी, जो प्रॉक्सी बनाता है आप ही को बोलता है, बोले नहीं आप प्रॉक्सी बनते तो आप ही जाओगे, ठीक है, इतनी डिमांड है, और 50 लोगों से ज्यादा ने आपको नॉमिनेट कर दिया, तो सबके प्रॉक्सी तो बन नहीं सकते, तो आपको डिसाइड करना है ना कि कोई भी 50 आप सिलेक्ट कर लो और उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के जा सकते हो। और अगर आप ये सब चीज़ें डिक्लेयर करने में फेल हो गए तो फिर वो सीक्वेंस में देखा जाएगा कि फर्स्ट 50 कौन थे जिन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया या फॉर्म भर दिया, उसके बेस पे वैलिडिटी डिसाइड हो जाएगी। डिसेबिलिटीज, बोला प्रॉक्सी को ना मीटिंग में बोलने का राइट नहीं मिलेगा, वोट करना है कर लो, आप मीटिंग अटेंड करो, बाकी सब राइट है लेकिन बोलना नहीं। प्रॉक्सी कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स, ये भी डिसअलाउ किया। कोरम में इसको काउंट नहीं कर रहे, प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड, वो पीछे बात हो गई। एक तो बोलने की बात इसलिए नहीं कर रहे हो, ठीक भी है, पता है इसमें झगड़ा होगा। फिर मीटिंग है, अपने सब मीटिंग में आए हैं, 2-4 ना प्रॉक्सी भी आए हुए हैं और बाकी के लोग सारे ओरिजिनल मेंबर्स हैं, और जो प्रॉक्सी आए ना वो ज़्यादा बोल रहे हैं। कोई भी डिसीजन हो रहा है ना, भाई ये ऐसे नहीं ठीक है, ये बात गलत है, ये सही है, बाकी लोगों का रिएक्शन क्या होगा? बोले एक तो आप कंपनी के मेंबर नहीं, आपका पर्सनल ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है, या तो ओरिजिनल मेंबर को भेजो उसको अपना ओपिनियन देने दो, या आप उसके बिहाफ पे वोटिंग करना चाहते हो तो वोट देके जाओ, लेकिन आपकी बात नहीं सुन सकते, आपका ओपिनियन नहीं ले सकते, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है। तो प्रॉक्सी को बोलने देंगे ना, वो अननेसेसरी काम खराब करके जाएगा।
और वो अपनी बोलता रहेगा, बाकी मेंबर्स इरिटेट होने वाले हैं, तो वो अलाउड करना भी नहीं चाहिए। दूसरा, वोटिंग के टाइम पे भी बोल दिया कि अगर वोटिंग शो ऑफ हैंड से हो रही है तो प्रॉक्सी को वोट करना अलाउड नहीं, क्योंकि इसमें भी डिस्प्यूट होगा। शो ऑफ हैंड्स में तो क्या पता चलेगा ना, हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है। अब वो हाँ बोल रहा है तो जिनको ये था कि नहीं ये रिजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए, वो बोलेंगे ये प्रॉक्सी है, इसको पता नहीं है, ये भी ऐसे वोट कर रहा है वैसे कर रहा है। वो बोलेगा मेरी मर्जी है, मैं किसी के बिहाफ पे आया हूँ, उसने जो बोला है मैं वो वोट दे रहा हूँ, आप कौन हो बीच में बोलने वाले। बट ये कहीं ना कहीं केओस क्रिएट होगा, एक्ट में मना कर दिया, क्योंकि शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग उसको अलाउ मत करो। अब शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है, अगर वोटिंग होती है और मेंबर्स ऑब्जेक्ट करते हैं कि शो ऑफ हैंड्स का वोटिंग जेन्युइन नहीं लग रहा, पोल करवाओ, तो पोल में फिर वो वोट कर सकता है, क्योंकि वहां क्या पता ही नहीं चलेगा उसने हाँ बोला या ना बोला, शांति से काम हो जाएगा, तो इसलिए अलाउ कर दी। प्रॉक्सी में कोरम वाला पॉइंट तो अपन ने पीछे भी देखा सेम। राइट ऑफ अ प्रॉक्सी मैंने ऑलरेडी बता दिया। रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉक्सी, इसमें क्या बोला, ये वही पॉइंट्स पीछे वाले फिर से समराइज कर दिए। एक तो सेक्शन 8 कंपनी वाला पॉइंट, और 50 और 10% वाली कंडीशन जो देखी वो। टाइम लिमिट है, प्रॉक्सी फॉर्म कितना एडवांस में आपको भरना पड़ेगा, 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। एटलीस्ट 2 दिन पहले तो प्रॉक्सी फॉर्म भर दो, ताकि कंपनी को पता चले कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो ये क्लैरिटी प्रोवाइड की। टाइम लिमिट ध्यान रखना। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड रिपीट है, सिर्फ फॉर्म नंबर एक्स्ट्रा है उसमें, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। प्रॉक्सी में इंस्पेक्शन का एक पॉइंट है, वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में आप देखना, फोर्थ पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ अ प्रॉक्सी, वो नोट कर लेना, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट है। अगर किसी मेंबर को प्रॉक्सी का रजिस्टर या प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना है कि कितने लोग खुद आ रहे हैं, कितने ऐसे होते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है ना, हर चीज़ पता होनी चाहिए, जो नहीं अपने मतलब का है वो भी जाके चेक करेंगे, पूछेंगे। मेंबर हो राइट है, पंचायती होती है और कुछ नहीं, क्या करें, फ्री बैठे कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। तो कंपनी का एक मेंबर है जो मैनेजमेंट को पूछ रहा है कि मुझे ये जानना है कि प्रॉक्सी में कितने लोगों ने प्रॉक्सी फॉर्म भरा है और कितने मेंबर खुद आए हैं। तो बोले ठीक है, आप मेंबर हो, आपका राइट है जानना, प्रॉक्सी का जो हमने फॉर्म भरवाया उसका रजिस्टर है, आप एंट्री चेक कर लो। तो इसलिए सबको बोला था कि एटलीस्ट 48 आवर्स पहले आप प्रॉक्सी फॉर्म भर देना, ताकि किसी को इंस्पेक्ट करना हो तो कर सके। तो इंस्पेक्शन करने का जो राइट है वो आपको 24 आवर्स पहले मिलेगा, मीटिंग से पहले। तो एक दिन पहले आप पता कर सकते हो कितने मेंबर खुद आ रहे हैं और कितने प्रॉक्सी को भेज, ये आपका राइट है, तो आप एक्सरसाइज करो। पंचायती है या जेन्युइन रीजन है, जो भी मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस आवर्स में आप पहले से बोल के रजिस्टर चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को प्रॉक्सी बना के भेज दिया, ठीक है, अच्छा प्रॉक्सी बना के भेज दिया इन द सेंस कि प्रॉक्सी के नाम पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया कि आप चले जाना, मैं मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा। अच्छा मीटिंग से जस्ट पहले ऐसा हुआ कि मैं फ्री हो गया, पहले मेरा प्लानिंग नहीं था, कुछ और शेड्यूल था, लेकिन अब मैं अवेलेबल, तो मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे डिनाई कर दिया कि आप मत जाओ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं चला जाऊंगा। अब इसमें आपको बुरा लगे वो अलग बात है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, आप बोलोगे ठीक है भाई हम तो आपकी हेल्प कर रहे थे, अगर आप खुद जा सकते हो तो वेल एंड गुड, आपका राइट है, आप चले जाओ। तो मैं पहुंच गया मीटिंग में जबकि मैंने प्रॉक्सी फॉर्म भरा था, अब मैनेजमेंट मुझे अंदर एंट्री अलाउ नहीं कर रहा। बोले प्रॉक्सी का फॉर्म भरा, आप कैसे आ गए, बोला मेंबर मैं हूँ कि प्रॉक्सी है, असली मालिक आ रहा है तो आप उसके फेवर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, आपको अलाउ करेंगे। प्रॉक्सी के बदले आप आ गए तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, तो इट इज ओके, ठीक है। तो सरप्राइज एंट्री आप कर सकते हो। और वो जो पंचायती कर रहे थे रजिस्टर पढ़ के, वो बेचारे शॉक हो जाएंगे, बोले इसने तो बोला था प्रॉक्सी को भेज रहे हैं, खुद आ गया, क्यों ऐसा हुआ, सोचो बैठ के क्यों हुआ, क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं क्यों बताऊँ क्यों हुआ ऐसा। तो ऐसी सब चीज़ें हो सकती है। अच्छा प्रॉक्सी पहुंच चुका है, वो मीटिंग अटेंड करने आ गया, आप प्रॉक्सी वहाँ पहुंच गए, और मैं भी कोइंसिडेंटली उस टाइम पे फ्री हो गया, मैंने सोचा चला जाता हूँ, मैं भी मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, प्रॉक्सी को भेजा है ठीक है, लेकिन मैं खुद भी पहुंच गया तो क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें भी ऐसा होगा, दोनों में से एक को एंट्री मिलेगी। प्रॉक्सी अंदर बैठा है, मैं मीटिंग अटेंड करना है तो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, और या तो उसको बाहर बुलाओ या आप बाहर बैठो, ऐसा भी नहीं होगा ना, ठीक है, दोनों ने अटेंड कर भी ले तो इट इज ओके। प्रॉक्सी का फॉर्म तो पहले ही भरा था और मैं तो खुद मेंबर हूँ, मुझे तो डिनाई कर नहीं सकते। ये सब चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपके बदले प्रॉक्सी भेज दो तो चलेगा क्या, फॉर्म भरे बिना, वो नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्लायंस है वो आपको फॉलो करना है। 48 आवर्स वाला पॉइंट तो ध्यान रखना, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में आई जाएंगी, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे आते आते आपका ये पूरा प्रॉक्सी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब वोटिंग वाला पार्ट नया स्टार्ट हो रहा है, वो नहीं लेते, उसको कल देख लेंगे, आज के लिए इनफ है।